हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और आज हमारा टॉपिक है कानून व्यवस्था का नाश, एनसीईआरटी 12th क्लास की, और चैप्टर जो है वही 14। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करते हैं। और पिछली वीडियो में हमने काफी चीजें इसमें कंप्लीट कर लिया था, ये सारी चीजें। ठीक है, और हम आज यहाँ से शुरू करते हैं। और देखिए, किसी भी एग्जाम के लिए एनसीईआरटी बहुत जरूरी है, ध्यान से सुने और वीडियो देखें। ठीक है, चलिए। और नए हैं अगर चैनल पे तो जरूर सब्सक्राइब कर लें चैनल को। और जैसे कि और हिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर की वीडियो आदि भी अगर आप देखना चाहते हैं तो जरूर देखें, और पॉलिटिकल आदि की वीडियो। चलिए, कानून व्यवस्था का नाश। ठीक है, तो देखिए, जैसा कि मार्च मार्च 1947 से तकरीबन साल भर तक रक्तपात जो है वो चलता रहा, क्योंकि हमारा ये टॉपिक चल रहा है विभाजन के टॉपिक। ठीक है, और इसका ये कारण था कि शासन की संस्थाएं जो हैं वो क्या हो गई थी, वो बिखर चुकी थी। और उसी समय बहावलपुर पाकिस्तान में तैनात जनरल मून नाम के, किस नाम के, मून नाम के एक अफसर ने इस बारे में लिखा था कि जब मार्च 1947 में पूरे अमृतसर में आगजनी और मार काट हो रही थी, तो पुलिस की एक गोली भी नहीं पुलिस चला पाई थी। और साल का जब आखिरी टाइम आया, साल के आखिर तक शासन तंत्र जो है वो पूरी तरीके से क्या हो गया था, बिल्कुल नष्ट हो चुका था। पूरा अमृतसर जिला जो था वो चारों तरफ से रक्तपात में डूबा हुआ था। और अंग्रेज अफसरों को बिल्कुल कुछ भी सूझ नहीं रहा था कि हालात को कैसे संभाला जाए। और वे फैसले लेना नहीं चाहते थे, और हस्तक्षेप करने में भी वो क्या थे, हिचकिचा रहे थे। जब दहशत ज्यादा लोगों ने मदद के लिए गुहार लगाई, तो अंग्रेज अफसरों ने उनसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना की शरण में जाने को कहा। और किसी को मालूम नहीं था कि सत्ता किसके हाथ में है। महात्मा गांधी के अलावा भारतीय दलों के सभी वरिष्ठ नेता आजादी के बारे में जारी वार्ताओं में व्यस्त थे। और जबकि प्रभावित जो लोग थे प्रांतों के, बहुत सारे भारतीय जो प्रशासनिक अफसर थे, वो अपने ही जान माल के बारे से डर रहे थे, और उनके अंदर भयपन था और वो भयभीत थे। अंग्रेज भारत छोड़ने की तैयारी में लगे हुए थे, क्योंकि उन्हें जाना था। और समस्या इसलिए और बढ़ गई क्योंकि भारतीय सिपाही और पुलिस वाले भी हिंदू मुसलमान या सिख के रूप में आचरण करने लगे थे। वो भी अपने आप को हिंदू, क्योंकि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई चल रही थी, तो भी अपने आप को हिंदू मुस्लिम या सिख जैसा आचरण करने लगे थे। और जैसे जैसे सांप्रदायिक तनाव बढ़ा, वर्दीधारियों की जो पेशा था प्रतिबद्धता पर भरोसा भी कमजोर पड़ता गया, क्योंकि इन सारी चीजों को ध्यान देने लगे। और बहुत सारे स्थानों पर न केवल पुलिस वालों ने अपने धर्म के लोगों की मदद की, बल्कि उन्होंने दूसरे समुदायों पर क्या किया, हमला तक भी किया। पुलिस वालों ने ऐसा काम किया, क्योंकि ऐसी जो है स्थितियां, परिस्थितियां उस समय बन चुकी थी। एक भी गोली नहीं चलाई गई, इसके बारे में देख लेते हैं। मून ने लिखा, 24 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक दंगाई भीड़ को इस विशाल व्यावसायिक शहर में बेरोक टोक तबाही फैलाने दी गई, और बेहतरीन बाजारों को जलाकर राख कर दिया गया। जबकि उपद्रव फैलाने वालों के ऊपर एक भी गोली नहीं चलाई गई। जिला मजिस्ट्रेट ने अपने बल को शहर में मार्च का आदेश दिया, और उसका कोई सार्थक इस्तेमाल किए बिना वापस बुला लिया। महात्मा गांधी एक अकेली फौज। इस सारी उथल पुथल के, जो उथल पुथल चली साल भर तक, सांप्रदायिक सद्भाव बहाल करने के लिए एक आदमी की बहादुराना कोशिशें आखिरकार रंग लाने लगी। और 77 साल के बुजुर्ग हो चुके थे गांधी जी उस समय। और 77 साल के बुजुर्ग गांधी जी ने अहिंसा के अपने जीवन पर्यंत सिद्धांत को एक बार फिर आजमाना, और अपना सब कुछ उन्होंने दांव पर लगा दिया। उनका फैसला इस यकीन पर आधारित था कि लोगों का हृदय परिवर्तन किया जा सकता है। वो यह मान रहे थे कि शायद अभी भी लोगों का हृदय परिवर्तन किया जाए और उनके विचार बदल जाए। वे पूर्वी बंगाल के नोवाखली, वर्तमान बांग्लादेश की बात की जा रही है, इसे बिहार के गांव में, और उसके बाद कलकत्ता व दिल्ली के दंगों में झुलसी जो झोपड़ी पट्टियां थी, उनकी यात्रा पर निकल पड़े। और उनकी कोशिश थी कि हिंदू मुसलमान एक दूसरे को ना मारे। और हर जगह उन्होंने अल्पसंख्यक जो समुदाय थे, हिंदू अथवा मुस्लिम, को क्या किया, दिलासा दिया। और अक्टूबर 1946 में पूर्वी भारत के मुसलमान हिंदुओं पर निशाना कस रहे थे, और गांधी जी वहां गए पैदल,
गांव गांव पहुंचे और उन्होंने स्थानीय जो मुसलमान थे उनको समझाने की कोशिश की, उन्हें समझाया कि वे जो हिंदू हैं उनकी क्या करें, वो रक्षा करें। इस तरह से अन्य स्थानों पर जैसे कि दिल्ली में उन्होंने दोनों समुदाय में पारस्परिक भरोसा और विश्वास बनाने की कोशिश भी की और जान बचाने के लिए भागकर पुराने किले के भीड़ भरे शिविर में बना लेने वाले शाहिद अहमद देहलवी नामक दिल्ली के एक मुसलमान ने 9 सितंबर 1947 को दिल्ली में गांधी जी के आगमन को बड़ी लंबी और कठोर गर्मी के बाद बरसात की फुहारों के आने जैसा महसूस किया था। यानी काफी लंबी गर्मी बीत गई हो और उसके बाद बरसात आई हो तो बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छा महसूस होता है, ठंडी हवाएं चलती हैं। उसी तरीके से उन्होंने महसूस किया कि शायद गांधी जी का आगमन इसी तरीके से हमें महसूस कराएगा। देहलवी ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि मुसलमान एक दूसरे से कहने लगे थे कि अब दिल्ली बच जाएगी, यानी उनको इतना विश्वास हो गया था। और नोआखली में महात्मा गांधी की एक झलक पाने को गांव वाले जो है इकट्ठा हो चुके थे और ये उनका हुजूम। ठीक है, इतने लोग सब गांव में पूरा लोग इकट्ठे हो चुके हैं। ठीक है, और जैसा कि 28 नवंबर 1947 को गुरु नानक जयंती के मौके पर जब गांधी जी गुरुद्वारा शीशगंज में सिखों की एक सभा को संबोधित करने गए तो उन्होंने देखा कि दिल्ली का दिल कहलाने वाले चांदनी चौक की सड़क पर एक भी मुसलमान नहीं था। और उसी शाम को अपने भाषण में उन्होंने कहा कि हमारे लिए ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है कि चांदनी चौक में एक भी मुसलमान नहीं है। गांधी जी अपनी हत्या तक दिल्ली में ही रहे, यानी वो दिल्ली में ही अपनी, जब उनकी हत्या हुई उस टाइम तक वो दिल्ली में रहे और आखिरी दिनों में मुसलमानों को शहर से बाहर खदेड़ने की सोच से तंग आकर उन्होंने अनशन शुरू कर दिया था। आश्चर्यजनक बात यह कही जा सकती है कि पाकिस्तान से जो हिंदू आए थे और सिख शरणार्थी जो थे वो भी अनशन में उनके साथ बैठ गए थे। और बिहार में एक दंगा पीड़ित गांव के लोग महात्मा गांधी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये दंगा पीड़ित गांव के लोग हैं जो यहाँ पे आपको खड़े हुए और बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। मौलाना आजाद ने लिखा है कि इस अनशन का जो असर हुआ आसमान की बिजली जैसा रहा। लोगों को मुसलमानों के सफाई के अभियान की निरर्थकता दिखाई देने लगी थी, मगर हिंसा का यह नंगा नाच जो था आखिरकार गांधी जी की शहादत के साथ ही खत्म हुआ। और दिल्ली के बहुत सारे मुसलमानों ने बाद में कहा दुनिया सच्चाई की राह पर आ गई थी। ठीक है, बंटवारों में औरतें, औरतों की बरामदगी। पिछले तकरीबन 1.5 दशक से इतिहासकार बंटवारे के दौरान आम लोगों के अनुभवों की पड़ताल कर रहे थे और कई विद्वानों ने उस हिंसक काल में औरतों के भयानक अनुभवों के बारे में लिखा है। उनके साथ रेप हुआ, उनको अगवा किया गया, बार बार उन्हें बेचा खरीदा गया और अनजान हालत में जो अजनबी लोग थे उनके साथ एक नई जिंदगी बसर करने के लिए उनको मजबूर भी किया गया। और औरतें ने जो कुछ भुगता था उस समय उसके गहरे सदमे उनको लगे और उसके बावजूद भी उस हालात में उन औरतों ने अपने नए पारिवारिक बंधन को विकसित करने की कोशिश की। लेकिन भारत और पाकिस्तान कि सरकारों ने इंसानी संबंधों की जटिलता के बारे में कोई भी संवेदनशील रवैया नहीं अपनाया और इस तरह की सारी औरतों को जबरदस्ती घर बिठा ली गई और मानते हुए कि उन्हें उनके परिवारों से छीनकर दोबारा पुराने परिवारों या स्थानों पर भेज दिया गया। जिन औरतों के बारे में फैसले लिए जा रहे थे उनसे इस बार भी सलाह एक बार भी मतलब उनसे सलाह नहीं ली जा रही थी। मतलब इतनी दिक्कतें, अपनी जिंदगी के बारे में फैसला लेने के लिए उनके अधिकार को एक बार फिर नजरअंदाज कर दिया गया और एक अंदाजे के मुताबिक इस मुहिम में कुल मिलाकर लगभग 30,000 औरतों को बरामद किया गया। वाह, 30,000 औरतें बेचारी। और इसमें से 22,000 मुस्लिम औरतों को भारत से और 8,000 हिंदू व सिख औरतों को पाकिस्तान से निकाला गया और यह मुहिम जो है 1954 में जाकर खत्म हुई थी। इज्जत की रक्षा, यहाँ देख सकते हैं अपने घर वालों की मौत की खबर सुनकर औरतें एक दूसरे को ढाढ़स बंधा रही हैं। दंगों में पुरुष बड़ी संख्या में मारे गए थे। विद्वानों ने इस बात पर भी रोशनी डाली है कि इस भीषण शारीरिक और मनोवैज्ञानिक खतरे के काल में किस तरह समुदाय की
ठीक है। समुदाय की इज्जत बचाने की सोच भी एक अहम भूमिका अदा कर रही थी, और इज्जत का यह विचार मर्दानगी की एक खास अवधारणा पर आधारित था, जिसमें मर्दानगी जन जो औरत और जो जमीन पर मालिकाने से तय होती है। और उत्तर भारतीय किसान समाजों में अब खासा पुराना विचार रहा है कि मर्द का वह जो पुरुषत्व है उसकी इस काबिलियत में माना जाता है कि वह अपनी चीजों यानी जन और जमीन यानी औरत और जमीन को औरों के कब्जे से बचाए रख सकता है या नहीं। अक्सर इन दो प्राथमिक संपत्तियों पर ही टकराव शुरू होता था, और अक्सर ही औरतें भी इन्हीं मूल्यों को आत्मसात कर लेती थी। ठीक है, यानी जमीन से उनकी बराबरी की जाती थी। औरतों की बारादगी का मतलब क्या था, ये देखते हैं। तो प्रकाश टंडन ने उपनिवेशी पंजाब का एक आत्मकथात्मक सामाजिक इतिहास पंजाबी सेंचुरी के नाम से लिखा, और वहां उन्होंने एक महिला और एक जोड़ी की दास्तान बयान की है, और वहां संक्षिप्त रूप इसका दिया जा रहा है, तो पढ़ते हैं हम। एक घटना ऐसी हुई कि बंटवारे के दौरान मारकाट बचाने वाले एक सिख नौजवान ने हत्याकांड पर तुली हुई भीड़ को मानकर मनाकर एक बहुत जो है ये खूबसूरत मुसलमान लड़की को अपने लिए मांग लिया था, और उन दोनों ने क्या किया था, शादी कर ली, और धीरे धीरे एक दूसरे से प्यार भी करने लगे थे। लड़की के दिमाग में अपने मारे गए माता पिता और पिछली जिंदगी की यादें क्रमशः धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी थी। टाइम बीतते बीतते जख्मों को इंसान भूल जाता है या कम हो जाता है। तो वे एक दूसरे के साथ खुश थे, और उनका एक बेटा भी हो गया था। पर जल्दी ही अपहृत औरतों का पता लगाया गया, और उन्हें वापस लौटाने में लगन से जुटे सामाजिक कार्यकर्ताओं और पुलिस वालों को उनकी भनक मिल गई। उन्होंने उस सिख के गृह जिले जालंधर में भी पूछताछ की, और उसे इसकी खबर मिल गई, और वह परिवार के साथ कलकत्ता भाग निकला। सामाजिक कार्यकर्ता भी कलकत्ता पहुंच गए, और इस बीच उसके मित्रों ने अदालत से स्टे ऑर्डर लेने की कोशिश की, पर कानून अपनी ही भारी भरकम चाल से चला जा रहा था। और कलकत्ता से यह जोड़ा जो था, इस उम्मीद में कि पंजाब के किसी अनजान के से गांव को भागा कि पीछा करने वाली पुलिस उसे वहां नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन पुलिस ने उन्हें क्या किया, पकड़ लिया और पूछताछ करने लगी। उसकी पत्नी फिर से गर्भवती हो गई थी, और अब बच्चे का जन्म नजदीक ही था, और उस सिख ने अपने छोटे से बेटे को अपनी माँ के पास भेज दिया, और खुद अपनी पत्नी को गन्ने के खेत में ले गया, और वहां एक गड्ढे में उसने अपनी पत्नी को यथासंभव आराम से लिटा दिया, और खुद पुलिस की राह देखते हुए एक बंदूक लेकर ले लिया। उसने ठान ली थी कि जीते जी वह अपनी पत्नी को अपने से अलग न होने देगा, और उस गड्ढे में ही उसने अपने हाथों से पत्नी की जो है जचकी कराई, और अपने अगले दिन उसकी पत्नी को तेज बुखार आ गया, और 3 दिन में वह बेचारी मर गई। पति उसे अस्पताल ले जाने की हिम्मत न कर सका, क्योंकि वह डरता था कि सामाजिक कार्यकर्ता पुलिस उसे उससे छीन लेंगे। तो कितनी भयावह स्थिति है उस समय की। ठीक है, यहाँ चलते हैं। इसलिए कई बार जब पुरुषों को यह भय होता था कि उनकी औरतें, बीबी, छोटी बहन को शत्रु नापाक कर सकता है, तो वो औरतों को ही क्या करते थे, मार डालते थे। इसलिए उर्वशी बुटियाल ने अपनी पुस्तक द आर्डर साइड ऑफ साइंसेज में रावलपिंडी जिले के थुआ खालसा गांव के ऐसे ही दर्दनाक हादसे का जिक्र किया है। बताते हैं कि तकसीम के समय सिखों के इस गांव के 90 औरतों ने दुश्मनों के हाथों पड़ने की बजाय अपनी मर्जी से कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी थी। और इस गांव से शरारती दिल्ली के गुरुद्वारे में आज भी घटना पर कार्यक्रम आयोजित करते हैं, और वे इन मौतों को आत्महत्या नहीं बल्कि शहादत का दर्जा देते हैं। और उनको लगता है कि उस समय जो पुरुषों ने औरतों के फैसलों को बहादुरी से स्वीकार किया था, बल्कि कई दफे तो उन्होंने उन औरतों को अपनी जान देने के लिए भी उकसाया भी था। और हर साल 13 मार्च को उनकी शहादत पर कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। तो इस घटना को मर्दों, औरतों और बच्चों की सभा में विस्तार से सुनाया जाता है। औरतों को अपनी बहनों के बलिदान और बहादुरी अपने दिलों में सजोने और खुद को उसी सांचे में ढालने के लिए प्रेरित किया जाता है। यह स्मृति कार्यक्रम समुदाय के जिंदा बचे लोगों के लिए उन यादों को जीवित रखने में मदद करता देता है। इस कार्यक्रम में उन औरतों को याद नहीं किया जाता है जो मरना नहीं चाहती थी, जिन्हें अपनी इच्छा के खिलाफ मौत का रास्ता जो है चुना था। ठीक है, क्षेत्रीय विविधताएं नेक्स्ट वीडियो में से करेंगे। और वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक, शेयर, कमेंट करें, और जानें विभाजन की त्रासदी क्या थी। और नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आप सभी से। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।